नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार कियान एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली 2 कक्षाओं में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में जानने का प्रयास किया। संविधान सभा में हमने भारतीय प्रयास देखे, जिसमें हम लोगों ने औपचारिक अनौपचारिक मांग पे समझाए। ध्यान रखना, बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं इससे। इनफॉर्मल और फॉर्मल मांग किसने की। उसके बाद हमने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। अंग्रेजों के प्रयास में आपको पहला औपचारिक स्वीकृति मिली लेंथको प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव से, और फिर धीरे धीरे हम लोग कैबिनेट मिशन पे आ गए। कैबिनेट मिशन पे आते आते अब हमें कैबिनेट मिशन के क्या प्रावधान थे जिसके तहत संविधान सभा बनी। अंतोगत्वा एट लास्ट संविधान सभा जो बनी है वो कैबिनेट मिशन के दिए गए फॉर्मूले के आधार पर ही बनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो पहला आप कैबिनेट मिशन में लिखना है इसके क्या प्रावधान थे, कैबिनेट मिशन के क्या प्रावधान किए गए थे। उसी को आगे बढ़ाएंगे बात को कि कैबिनेट मिशन के क्या प्रावधान किए गए थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो प्रावधान में सबसे पहली बात है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार कैबिनेट मिशन के अनुसार कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में एक संविधान सभा होगी। संविधान सभा होगी, ये सभी कह रहे थे बट फॉर्मूला देगा ये होगी। संविधान सभा में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। इस प्रकार संविधान सभा में दोस्तों कुल 389 सदस्य थे दोस्तों। कुल 389 सदस्य थे। यह आपको समझना है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। इस प्रकार से 389 सदस्य थे जब संविधान सभा बनी। आजादी के पहले से संविधान सभा में जब विभाजन हुआ था उससे पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अब दोस्तों इस 389 सदस्य का विभाजन करें, अगर हम 389 सदस्य को विभाजन करें तो 389 सदस्य में आप एक बात को समझिए कि जिस समय भारत देश आजाद हुआ था, या आजादी से पहले की बात करें, याद है आपको 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद देश में भारत सरकार अधिनियम बना 1858। भारत सरकार एक्ट आया 1858। इस अधिनियम से क्या बात जोड़ी गई? इस अधिनियम से यह बात जोड़ी गई कि अब रूल जो है वो क्राउन का होगा और अब हम अन्य विस्तार नहीं करेंगे। जब विस्तार नहीं करेंगे तो अब क्षेत्र कैसे बन गया भारत में? अब भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरी तरफ जो देसी रियासतें ब्रिटेन में या अंग्रेजों के अधीन नहीं आई थी वो है प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। उस समय देसी रियासतों की संख्या 552 हुआ करती थी।
ये सब 1857 की क्रांति में भारत की स्थिति कैसी थी, भारत में कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे, तो दो प्रकार के, एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था जिसपे ब्रिटिश का अधिकार था, इनकी संख्या कितनी थी 11 थी, और इनकी संख्या कितनी थी 552 थी। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो भारत में ये थी। इसका मतलब 389 सदस्य जो भी आएंगे वो इससे भी आएंगे और देशी रियासतों से भी आएंगे। तो इस 389 सदस्य का डिवीजन कैसे होगा ये आपको जानना होगा। तो इस 389 सदस्य का अगर आप डिवीजन देखें दोस्तों, इस 389 सदस्य का डिवीजन तो दो भागों में होगा। अगर आप इस 389 की संरचना देखें कि किस प्रकार से संरचना थी, संविधान सभा की संरचना ऐसे देखिए, संविधान सभा की संरचना, अगर आप संविधान सभा की संरचना को देखेंगे तो दो भागों में आपको समझ में आएगी बात। एक तरफ है ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और एक तरफ है आपके देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट। दो तरीके की स्थिति थी दोस्तों। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, संख्या कितनी 11, देशी रियासतों की संख्या कितनी होगी 552। ब्रिटिश प्रांत में रहने वाले जो 11 प्रांतों में रहने वाली जनसंख्या थी उसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। इस हिसाब से इनको कितनी सीटें मिलेंगी 296 सीटें मिलेंगी। और देशी रियासतों में जो 552 थी उनमें रहने वाली जनसंख्या को कितनी सीटें मिलेंगी, तो देशी रियासतों को कितनी संख्या मिलेगी 93 मिलेगी दोस्त, है ना। अब अगर आप देखो तो ये ब्रिटिश प्रांत में माफ कीजिएगा, इसको बाद में लिखेंगे ना, इसको हटा लीजिए। अभी ब्रिटिश प्रांत 11 थे तो इसको हटा लेते हैं, माफ कीजिएगा। इससे क्या एक कंसेप्ट और देना चाहता हूं इसलिए मैंने हटाया है। ये जो 296 थी ना ब्रिटिश प्रांत में, इसको भी आगे जाके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी जाके इसको डिवीजन कर सकते हैं हम लोग। कैसे, जैसे इस ब्रिटिश प्रांत में ये 296 में से दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी, प्रांतों की संख्या 11। इन ब्रिटिश प्रांतों में संख्या 11 थी दोस्तों, 11 थी। तो इस 11 में से आपको ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सीटें आएंगी 292 आएंगी। जबकि कुछ ब्रिटिश क्षेत्र में प्रांतों के अलावा कमिश्नरी भी थी। जैसे आज आप समझते हो ना, आज भारत में यूटी भी है, स्टेट भी है ना, यूटी भी है, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। उसी प्रकार से ब्रिटिश जो क्षेत्र था उसमें प्रांत भी थे और देखा जाए तो कमिश्नरी व्यवस्था भी थी, यूटी टाइप की व्यवस्था भी थी। तो ब्रिटिश आयुक्त प्रांत कह लें उनको, जहां पे कमिश्नरी व्यवस्था थी, ऐसे प्रांत जिस पे कमिश्नरी व्यवस्था थी, कमिश्नरी मतलब यूटी टाइप की, या आप उसको ये भी कह सकते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी कहा जाता है। कई किताबों में आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इसीलिए मैंने वहां पे 11 प्रांतों को हटा दिया ताकि और अगर गहराई में जाए तो आपको और क्लियर हो। इनके लिए कितनी सीटें दी गई हैं, इसमें कितनी सीटें आएंगी दोस्तों, इसमें आ गई टोटल 4। ये 4 आ गई, अब हुआ 296। अब इस 4 का भी आगे अगर डिवीजन देखें तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इस 4 का अगर डिवीजन देखें तो आपको किन किन से थी, तो आपको ABCD याद करनी पड़ेगी। ए का मतलब हो गया अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र आता है।
ये राजस्थान का क्षेत्र है। अजमेर मेवाड़ा का क्षेत्र हो गया, राजस्थान में आता है वो। उसके बाद देखा जाएगा बलूचिस्तान का क्षेत्र जो पाकिस्तान पे आता है, बी फॉर बलूचिस्तान। सी फॉर जो है कुर्ग है, और डी फॉर जो है आपका दिल्ली। कुर्ग जो है वो कर्नाटका में वाला है, कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, ये आपको 4 यहां से भी थे। तो किन कमिश्नरी व्यवस्थाओं ने संविधान सभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, चुनाव हुआ था? तो है अजमेर, ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली। ABCD से याद हो जाएंगे। इस प्रकार से देखोगे तो ब्रिटिश प्रांत में कितनी सीटें हो गई आपके? 296। 296 का मैंने डिवीजन कर दिया ताकि और गहराई में अगर जाए तो आपको चीजें याद रहे। अब इधर आ जाए देशी रियासतों की तरफ, तो देशी रियासतों की संख्या दोस्तों 93 ही थी। इसमें कोई डिवीजन नहीं था, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं था। अब दोस्तों ये बात होती है कि इस सदस्य बने, इनका चुनाव वगैरह कैसे था? अगर आप देखें तो ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य आए दोस्तों, इनका कैसे आए, ब्रिटिश प्रांत से कैसे आए और देशी रियासतों से कैसे आए? सदस्य आने के होते ना कि चुनाव हुआ या, तो ये बात ध्यान रखना कि ब्रिटिश प्रांत से क्या हुआ था। अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश प्रांत से क्या हुआ है, यहां से क्या हुआ दोस्त? चुनाव हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ये जो सदस्य थे निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर थे दोस्तों। निर्वाचित सदस्य थे, इलेक्टेड मेंबर थे, अर्थात इनका चुनाव हुआ था दोस्तों। ठीक है, चुनाव हुआ था, इनका चुनाव याद रखना ब्रिटिश। तो आपको पता चल गया कि ये निर्वाचित सदस्य थे दोस्तों। ध्यान रखना ब्रिटिश भारत से जो क्षेत्र थे वो निर्वाचित सदस्य थे। अभी इतना इलेक्टेड थे, किस टाइप का इलेक्टेड थे वो हम आगे देखेंगे। निर्वाचित सदस्य थे, जबकि इधर क्या थे दोस्तों? देशी रियासतों की ओर आ जाओ। देशी रियासतों की तरफ अगर देखेंगे तो देशी रियासतों की तरफ क्या थे? तो इनका क्या हुआ था? ये सदस्य, ये मनोनीत सदस्य थे। ये मनोनीत सदस्य होते थे। जिनका मनोनयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा ये मनोनीत सदस्य होते थे। अभी आप समझो, मनोनीत सदस्य का मतलब है नॉमिनेट होते थे। कौन करते थे? जो देशी रियासतों के जो राजा हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे, उनके द्वारा करते थे। तो अभी तक आप नहीं समझा है कि देखो कैबिनेट मिशन ने क्या फॉर्मूला बताया। कैबिनेट मिशन का जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था? एक तरीके से ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन ने प्रावधान के तहत संविधान सभा की बात कही, सभी कहते थे, लेकिन फॉर्मूला जो है जिसके तहत संविधान सभा का फॉर्मेशन होगा वो कैबिनेट मिशन ने दिया है। पहली बात उन्होंने कहा कि देखो, पहली बात जब किसी सभा का निर्माण करना है, जो संविधान का निर्माण करेगी, तो उसके सदस्य की संख्या कैसे लोगे, कितने सदस्य बिठाओगे? तो उसने कहा कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। 10 लाख की जनसंख्या पे एक चुनाव लड़वाएंगे और 10 लाख की जनसंख्या में से जो चुनाव जीत कर आएगा
उसको हम करेंगे। अभी इतना मान के समझिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। इस हिसाब से जो 40 करोड़ की लगभग जनसंख्या थी, इस हिसाब से देख लोगे तो आपको लगभग 40 करोड़ के आसपास 39 से 40 करोड़ की जनसंख्या पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जो ये 389 सदस्य हैं, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश प्रांत की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे, ब्रिटिश प्रांत में अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग जाएंगे 10 लाख पर एक देखेंगे ब्रिटिश प्रांत में, तो वहां पे तो जो डेटा निकल के आ रहा है वो 296 का आ रहा है, और देसी रियासतों में जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पे डेटा 93 आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रिटिश प्रांत की संख्या को भी हमने डिवाइड किया। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश भारत, मैंने आपको बता दिया कि 1858 के अधिनियम से एक तरफ ब्रिटिश प्रांत बना हुआ था भारत में और एक तरफ भारत में देसी रियासतें थी। ब्रिटिश प्रांत में भी एक ऐसे थे जहाँ पे प्रांत थे और कुछ यूटी टाइप का स्टेट थे, तो उन्हें संख्या कैसी बटी, तो वहाँ में प्रांतों की संख्या कितनी थी याद रखना, 11। उसकी सीटें कितनी आई, 292 जनसंख्या। यहाँ पे कितनी सीटें निकल के आई, 4। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे कमिश्नरी क्षेत्र या यूटी थे। रटने का तरीका है दोस्तों, ABCD करके याद कर लो, इससे आपको याद रहेगा। और फिर चलो सदस्य हो जाएंगे, लेकिन सदस्य आएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश क्षेत्र है वहां पे चुनाव होगा। अभी चुनाव कैसा होगा मैं बताता हूं कि वहां से तो चुनाव होगा, और जो देसी रियासतें हैं वहां पे जो उनके प्रमुख हैं वो क्या कर देंगे, मनोनीत कर देंगे। देसी रियासत के लोग क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, अपने हिसाब से जिसको चाहे उसको वो भेज देंगे। तो ये आपको पहला प्रावधान इनको समझ में आ गया होगा। उपरोक्त बात से आप एक निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं। आपको अब एक निष्कर्ष समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा में, इसी को अगर देखो पढ़ने का सबसे पहला निष्कर्ष, आपको उस पूरे प्रावधान से क्या समझ में आया, उसको निष्कर्ष के रूप में अगर लिखें तो क्या समझ में आया आपको? कि सर हमको तो ये समझ में आया कि संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य थे भाई। संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। दोनों प्रकार के दोस्तों सदस्य थे। किसका? निर्वाचित कहां से आए? ब्रिटिश प्रांत से। मनोनीत कहां से आए? देसी रियासतों से। अब आपको यह समझना है कि सर जो निर्वाचित हुए थे वो किस तरीके से हुए थे, तो आपको यह लिखना है अब अगला पॉइंट में कि संविधान सभा में संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अभी लिख लो, भी समझाता हूं। हुआ जिसके तहत विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था
अर्थात जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब क्या है कि हमने ये कहा है ना कि ब्रिटिश प्रांत से चुनाव हुआ है, लेकिन वो चुनाव क्या है दोस्त, इनडायरेक्ट है। जो ये चुनाव हुआ है ना, जो चुनाव हुआ है वो कैसा हुआ है, आप देखिए चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ है, ठीक है, अप्रत्यक्ष हुआ है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। समझो इसको बात को कि 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के एक्ट के तहत, उस समय 1935 का एक्ट चल रहा था, उसके तहत यह कहा गया कि विधानसभा के पहले चुनाव होंगे, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। देखिए विधानसभा के सदस्य, पहले विधानसभा का दोस्त चुनाव हुआ। अब आप सोचो कि इस विधानसभा के चुनाव में भी सभी लोगों ने वोट नहीं दिया। विधानसभा के चुनाव में जो शिक्षा, जिनके पास, जो एजुकेटेड थे, जिनके पास संपत्ति वगैरह बची हुई थी, जो कि आपको पता चले कि टैक्स पे करते थे, टैक्स पेयर जो थे दोस्तों, वही लोग क्या किए, विधानसभा का चुनाव, यानी जनता ने किसका चुनाव किया, जनता ने चुनाव किया विधानसभा का। क्या सभी जनता ने चुनाव किया था, क्या नहीं, जिसको, जो एजुकेटेड थे, जिनके पास संपत्ति थी, जो टैक्स पेयर थे, उन्होंने क्या किया, विधानसभा के सदस्यों का दोस्तों चुनाव किया। इन विधानसभा के सदस्यों ने आगे जाकर, विधानसभा के सदस्यों ने ही आगे जाकर क्या किया, संविधान सभा का फॉर्मेशन किया। अब आप मुझे बताओ, विधानसभा का चुनाव में देखो, प्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव होते हैं, डायरेक्ट चुनाव वो चुनाव होते हैं जिसमें आपकी जनता भाग लेती है, जिसमें जनता भाग लेती है दोस्तों, उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव। तो जनता किसमें भाग ली है, जनता भाग ली है, जनता किसमें भाग ली है, जनता ने भाग लिया, जिसमें जनता भाग लेती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, और जिसमें जनता भाग नहीं लेती है दोस्तों उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, जनता भाग नहीं लेती है, जनता भाग नहीं लेती है, इसमें जनता ने भाग लिया। आप बताओ, विधानसभा के चुनाव में जनता ने भाग लिया, आज भी आप देखो विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वहां पर जनता भाग लेती नहीं लेती है, तो वो कैसा चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता भाग नहीं लेती, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव हुआ है कई राज्यों के, तो उसमें जनता ने भाग लिया है क्या, नहीं, वहां पे जनता के प्रतिनिधि यानी विधानसभा के सदस्यों ने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया है। ये क्या है, जनता ने चुना है, जनता ने चुना है, तो ये क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। बट संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों ने किया है, जनता ने विधानसभा के सदस्यों को चुना और विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा का, तो ये कैसा इलेक्शन हो गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता ने किया था, ना कि संविधान सभा का। तो ये संविधान सभा का चुनाव कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। यही मैंने लिखाया है कि जो ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के आए हैं वो कैसे थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, बट डायरेक्ट इलेक्शन कैसे आएंगे, वो विधानसभा का चुनाव हुआ। अब यहां पे दूसरी बात आती है दोस्तों कि जनता, क्या सभी जनता ने भाग लिया, नहीं, सभी जनता ने भाग नहीं लिया। 1935 के अधिनियम के तहत विधानसभा के सदस्यों में केवल जिनके पास शिक्षा संपत्ति थी, टैक्स पेयर थे, उन्होंने ही भाग लिया, और ऐसे लोगों की संख्या तो केवल 14% थी, 14% ही थी। इसका मतलब जो नेहरू कह रहे थे कि वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए, सभी जनता चुने, वयस्क मताधिकार का हो, यानी सभी जनता भाग ले विधानसभा के चुनाव में वोट करने के लिए, तो क्या सभी जनता ने लिया, क्या नहीं। इसीलिए यह कहा जाता है कि वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि वयस्क मताधिकार के तहत हो, लेकिन कैसा वयस्क मताधिकार हो, सभी लोगों का हो, सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल हो। आज आपके यहाँ पे आप विधानसभा में, लोकसभा में वोट देते हो तो वो यूनिवर्सल है, क्योंकि आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक वोट देने का अधिकार मिला हुआ है।
तो आज हमारे देश में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। लेकिन उस समय सार्वभौमिक नहीं था। कितना था, 14% लोग ही करते थे, यानी सार्वभौमिक नहीं था, केवल वयस्क मताधिकार था कि अगर आप एडल्ट हैं तो आप कर दें। नेहरू जी ने जो कहा था हरिपुरा अधिवेशन में, वो वयस्क मताधिकार कहा था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा था कि केवल अमीर लोग ही वोट देंगे, वो सभी को चाहते थे। बट कैबिनेट मिशन ने कहा कि सभी लोग वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि लोग एजुकेटेड ही नहीं है, तो वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कैसे कर पाएंगे। उस समय शिक्षा थी ही नहीं इतनी। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांत से जो संविधान सभा बनी वो विधानसभा के चुनाव के द्वारा बनी, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन था। विधानसभा के प्रतिनिधियों ने ही संविधान सभा का चुनाव किया। लेकिन क्या विधानसभा के चुनाव जब किए गए उसमें क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का था क्या, नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं किया गया, केवल वयस्क मताधिकार किया गया, और उसमें भी आप कह सकते हो सीमित वयस्क मताधिकार का उपयोग किया गया। क्यों सीमित वयस्क मताधिकार कह रहा हूं, शिक्षा और संपत्ति से संपन्न केवल 14% लोगों ने ही वोट किया था। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि चुनाव तो हुआ, ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुआ, वो इनडायरेक्ट था। दूसरी बात, सीमित वयस्क मताधिकार का उपयोग। ठीक है, आइए अगला पॉइंट लिखते हैं। संविधान सभा के चुनाव, सदस्यों का चुनाव। यह बात आप समझ चुके होंगे। मैंने आपको यह बता दिया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग दोस्तों के आधार पर नहीं हुआ था, क्योंकि 1935 के अधिनियम, चुनाव हुआ था 1935 के अधिनियम के आधार पर, केवल 14% लोगों को यानी सीमित वयस्क मताधिकार का उपयोग हुआ। मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहां पर क्या हुआ था कि पहले क्या हुआ, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ 1935 के आधार पर, केवल 14% लोगों ने चुनाव किया, और उस विधानसभा के सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ये लाइन आपको समझनी है। क्या यूनिवर्सल हुआ, क्या यूनिवर्सल हुआ, क्या नहीं हुआ। सभी लोग करते तो यूनिवर्सल है। जैसे आज आप विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते, सभी लोग करते हैं, वो यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब मताधिकार को सीमित कर दिया गया, यानी सीमित वयस्क मताधिकार आपको मैंने बता दिया है, सीमित वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल। ठीक है, तो दो बातें समझ में आ गई। ब्रिटिश प्रांत से चुनाव हुआ था, चुनाव अप्रत्यक्ष था, क्योंकि पहले विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। क्या सभी लोगों को था, नहीं, 14% लोगों ने किया था, जो कि शिक्षा, संपत्ति और टैक्स के पेयर थे, उनके आधार पर। फिर क्या हुआ, संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ, संविधान सभा के लोगों का चुनाव किया गया। विधानसभा चुनाव अप्रत्यक्ष था, जनता की संविधान सभा में जनता की भागीदारी नहीं थी, जनता ने अप्रत्यक्ष चुनाव किया था। ये बात आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है, चुनाव प्रणाली कैसी थी। आपको यह समझना है कि चुनाव प्रणाली कैसी थी। चुनाव प्रणाली, देखो चुनाव प्रणाली, अभी आप इसको लिख लो, फिर इसको मैं जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे ना, उसमें इस सिस्टम को समझाऊंगा आपको। ठीक है, चुनाव प्रणाली का नाम क्या था। कहने का मतलब है कि चुनाव प्रणाली कैसी थी, तो ध्यान रखो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, एकल संक्रमणी मत पद्धति था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया गया। आप इसको समझ लो। इसको मैं जब राष्ट्रपति में भी यह होती है, अभी भी समझाएंगे, राष्ट्रपति में समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राज्यसभा में जब पढ़ाएंगे वहां पर भी ये आएगा। ठीक है, जब विधान परिषद पढ़ेंगे तब भी यहाँ पे आएगा। ये आपको बार बार आगे आएगा तीनों में, तो इसे राष्ट्रपति में ही चुनाव प्रणाली को आसानी से समझ लेंगे। बार बार अभी समय लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैं सोचता कि हमें आता नहीं है। इसमें एक है कि एक व्यक्ति जो विधानसभा का था, उसे कई लोगों को वोट देना होता था। वोट एक ही बार होता था, लेकिन अपनी प्रीफरेंस दे देता था कि जितने कैंडिडेट सबको प्रीफरेंस देना होता था। जैसे मान लो एक उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, जैसे मान लो उम्मीदवार, जैसे मान लो 1 2 3 क्या, मान लो उम्मीदवार ABCD है। मान लो मिस्टर X एक विधानसभा के सदस्य थे, उनको सभी को वोट करना है। बात है कि प्रीफरेंस किसको, जैसे मान लो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको तीसरे नंबर पे रख रहे हैं, इसको दूसरे पे दे रहे हैं, इसको चौथे पे रख रहे हैं, अपनी प्रीफरेंस देते थे। ठीक है, प्रीफरेंस के आधार पे होता था। और जैसे मान लो कुल 100 वोट है, 100 वोट है, और जो अगर 51 आधे से ज्यादा जीत जाता था, उसे ही आपको विनर, वही संविधान सभा का सदस्य बनने की योग्य हो जाता था। अब मान लो ए को अगर 51 नहीं मिलते थे,
मान लो इसको 40 मिले जैसे, तो जिसके कम वोट है वो शिफ्ट होने लग जाते थे एक दूसरे को। इस तरीके से अभी फिलहाल इतना ही समझो, आगे जाके और डिटेल में हमें आएगा। ठीक है, तो चुनाव प्रणाली समझ में आ गई। इसे कहते हैं पीआरबी विथ एसटीवी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब इसमें यह है कि मतदान का प्रकार कैसा था। मतदान का प्रकार मतलब कि खुला मतदान था या गुप्त मतदान। देखो मतदान जो था यहां पर दोस्तों, वो था आपका खुला मतदान। मतदान का प्रकार खुला मतदान, मतलब आप चाहे बाहर आके बता सकते हैं, बता के भी वोट कर सकते हैं, तो खुला मतदान की व्यवस्था थी। अब देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया था। जो संविधान सभा में सदस्य थे वो 3 वर्गों में डिवाइड थे। कैसे, लिखिए, संविधान सभा के सदस्यों को 3 वर्गों में, 3 वर्गों या श्रेणियों, 3 कैटेगरी तीन श्रेणियों में, कहने का मतलब है कि सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखो दोस्तों, जो संविधान सभा में सदस्य थे ना, ऐसे सदस्य थे जो कि सामान्य थे, जनरल सीट से आए थे। कुछ थे मुस्लिम और कुछ थे सिख के। 3 कैटेगरी में इसलिए बांटे हैं कि मुस्लिम और सिख के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का इस्तेमाल किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था। 3 श्रेणियां थी, एक सामान्य सीट जिस पे पृथक निर्वाचक मंडल नहीं थे, एक मुस्लिम और सिख, इनके लिए क्या था दोस्तों, पृथक निर्वाचक मंडल का इस्तेमाल किया गया था। हम लोग ये सोचते हैं कि केवल मुसलमानों के लिए ही पृथक निर्वाचक मंडल था, ऐसा नहीं है। पंजाब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था, पंजाब में भी सिखों के लिए आपको क्या था, पृथक निर्वाचक मंडल का इस्तेमाल किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए सदस्यों में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो एक नोट लगा के लिख लो यहां पर, इसका मतलब देखो, मैंने ये बहुत बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट बना लेना इस नोट को कि भाई यहां पर केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था, यहां पे सिखों के लिए भी था पंजाब में। इसलिए 3 भागों में थे पृथक निर्वाचक मंडल में, मुस्लिम, सिख और एक जनरल। जहां पे पृथक निर्वाचक मंडल नहीं था, सामान्य निर्वाचक मंडल था। अब यहां पे आपको समझना है कि सर ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है, पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो देखो दोस्तों, इसको पृथक निर्वाचक मंडल को समझने के लिए, जैसे आज आप इलेक्शन करते हो, जैसे मान लो एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है जहां पे आपको एससी भी है, एसटी भी है, मुस्लिम भी है और जनरल भी है। पृथक निर्वाचक मंडल में यह था कि यहां पर अगर उम्मीदवार मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम के ही वोट मिलेंगे और दूसरे लोग वोट नहीं देंगे इस उम्मीदवार को। अगर मुस्लिम उम्मीदवार है तो उसे मुस्लिम लोगों का ही मिलेगा, यानी मुस्लिम उम्मीदवार है तो वोट किसके मिलेंगे, केवल मुसलमान ही वोट देंगे। यही है पृथक निर्वाचन। पृथक कर दिया ना मुस्लिम उम्मीदवार ने, तो जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा उसे मुस्लिम देंगे। तो क्या हुआ, अब सेपरेट हो गया ना, पृथक हो गया कि अब केवल उम्मीदवार मुस्लिम होगा तो मुस्लिम जनता ही उसको वोट देगी। जबकि अन्य में आज क्या होता है, सामान्य में क्या था, कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, ये एससी है, एसटी है, मुस्लिम्स है, जनरल है, कोई भी एक उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, सामान्य उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, उम्मीदवार अगर खड़ा हो जाता है, अगर कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो क्या केवल जनरल वाला ही वोट देता है, नहीं, इसको जो है जनरल वाला भी वोट देगा, मुस्लिम भी देगा, एससी भी देगा, एसटी भी देगा। ये होती है सामान्य निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल में क्या हुआ, उम्मीदवार भी एक विशेष मुस्लिम होगा और वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे। एक खास कम्युनिटी के लोग खास कम्युनिटी को ही अगर वोट देते तो उसे कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। अब इससे आप सोचो, पृथक निर्वाचक मंडल से एक ही क्षेत्र में 2-2 प्रतिनिधि हो जाएंगे।
अभी SC ST और जनरल का रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा? एक और यहां पे उम्मीदवार खड़ा होता है, तो फिर उसको ये लोग वोट देते हैं, ये बात होती है। अब सर आप कहते हैं सर आरक्षण भी तो होता है कि सर सीटें रिजर्व हो जाती। भैया सीटें अगर रिजर्व होती है, मान लो ये ए सीट अगर रिजर्व सीट से आई है तो इसमें SC भी है, ST भी है, OBC भी है, जनरल भी है और मुस्लिम भी है। अगर उम्मीदवार SC का है तो क्या केवल SC के लोग ही वोट देते हैं क्या? अगर सीट रिजर्व है, अगर ये ए सीट रिजर्व आ जाती है तो क्या केवल SC की वोट देते हैं क्या? नहीं सर, मुस्लिम भी देते हैं, जनरल भी देते हैं, ST भी देते हैं, OBC भी कहते हैं। ये सामान्य ही है, बस उस सामान्य में सीट को रिजर्व कर दिया है कि यहां से उम्मीदवार जो है वो एक विशेष वर्ग से आएगा, बट मतदाता विशेष वर्ग का नहीं होता। निर्वाचक मंडल में उम्मीदवार भी एक विशेष वर्ग से होगा और मतदाता भी विशेष वर्ग से होंगे, जबकि सामान्य उम्मीदवार में मतदाता तो किसी भी वर्ग से हो सकता है, उम्मीदवार भी किसी में। लेकिन अगर मतदाता उम्मीदवार एक विशेष वर्ग से है और मतदाता सभी वर्ग से हैं तो वो इसका मतलब है कि वो सीट रिजर्व है। संविधान सभा में मुसलमानों के लिए और सिखों, पंजाब में सिखों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अपनाया गया था। आपने पढ़ा होगा मार्लेमेंटो से ही 1909 से ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल चल रहा था। मुस्लिम उम्मीदवार होगा, वोटर भी मुस्लिम होगा, ये होती है पृथक निर्वाचक मंडल। अब उस उम्मीदवार को जहां पे पृथक निर्वाचक मंडल लगा है वहां पे दूसरे जाति के लोग वोट नहीं, दूसरे धर्म के वोट नहीं देंगे, तो फिर वो अपने वहां पे एक और उम्मीदवार खड़ा होगा। इसी से पृथक निर्वाचक मंडल में समस्या यही रहती है कि एक ही जगह से दो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और कम्युनल एंगल एक आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है। पृथक निर्वाचक मंडल में उम्मीदवार भी विशेष धर्म का या विशेष जाति का होगा तो मतदाता भी विशेष होंगे। पर्टिकुलर मतदाता पर्टिकुलर धर्म को वोट करेगा, जाति को वोट करेगा, तो वह पृथक निर्वाचक मंडल। सिखों में क्या था? सिख धर्म में पर्टिकुलर सिख मतदाता जो होंगे, सभी सिख मतदाता सिख प्रतिनिधि को ही वोट करेंगे, जहां पे पंजाब में पृथक निर्वाचक मंडल लगा था। आज की इलेक्टोरल में क्या होता है? आप देखते हो रिजर्व सीट, तो रिजर्व सीट में मतदाता रिजर्व नहीं होता है, मतदाता तो सभी रहते हैं, उम्मीदवार रिजर्व होता है उस कैटेगरी का। ठीक, तो उम्मीद है पृथक निर्वाचक मंडल आपको समझ में आ गया होगा। यानी पृथक निर्वाचक मंडल यानी 3 भागों में, संविधान सभा में 3 वर्गों में थे। सामान्य, जिसमें सामान्य मतदाता उम्मीदवार थे, सभी लोगों ने भाग लिया था। मुस्लिम और सिख के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लगा हुआ था। ठीक है, उम्मीद है पृथक निर्वाचक मंडल आपको सेपरेट इलेक्टोरल प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सब मेथड जब दे दिया गया तो दोस्तों जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। ये सब चीजें डिसाइड कर ली गई, तो क्या हुआ? जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव। ये ध्यान रखना, संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1935 अधिनियम को आधार बना के किया गया था। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में संविधान सभा का दोस्तों चुनाव हो गया। अब चुनाव हो गया तो चुनाव का परिणाम क्या रहा यह भी जानना होगा। चुनाव का परिणाम क्या रहा अगर देखें तो चुनाव का परिणाम क्या रहा? तो चुनाव का परिणाम जुलाई 1946 में दोस्तों चुनाव हुआ। चुनाव के परिणाम में देखा जाए तो सीटों का में जो जीते, आप देखो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ रही थी, अन्य सारे बहुत सारे दल चुनाव लड़ रहे थे। अगर आप देखो सबसे ज्यादा सीट कौन जीता है तो सबसे ज्यादा सीट जीती दोस्तों कांग्रेस। कांग्रेस ने 389 में से 208 सीटें जीत ली और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और अन्य पार्टियों ने कुल मिला के सभी पार्टियां जिसमें आ जाती थी उन्होंने 15 सीटें जीती। अब आप सोचो कि इसमें से एक बात तो साफ स्पष्ट है कि संविधान सभा में होगा वही जो कांग्रेस चाहेगी, होगा वो नहीं जो मुस्लिम लीग चाहेगी। क्यों? बहुमत किसकी तरफ है? 389 का आधा करो, उससे ज्यादा बहुमत किसकी तरफ है? वो किसकी तरफ है? तो वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा बहुमत झुका हुआ है। बहुमत किसकी तरफ है? तो कांग्रेस की तरफ है दोस्तों। तो 389 सीटों पर कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली, तो बहुमत किसकी तरफ चला गया? कांग्रेस की तरफ। मुस्लिम लीग को अब हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिला।
इससे मुस्लिम लीग दोस्तों नाराज हो गई। मुस्लिम लीग को लगा कि अब तो जो भी होगा वो कांग्रेस के चाहने पे ही होगा, अब हमारी जो पाकिस्तान की मांग थी वो तो खत्म हो गई। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को इसलिए स्वीकार कर लिया, उसको लगा था कि चुनाव होगा और हम जीत जाएंगे, इसलिए वो चुनाव में उतरी। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव ठीक है, उतर जाते हैं। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग की अगर देखा जाए तो बंगाल और मतलब आज का जो पश्चिम बंगाल है उस क्षेत्रों में पकड़ती और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों में थी, लेकिन विधानसभा में जीत ली थी। उसको लगा कि हमारे ज़्यादा प्रतिनिधि आ जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग को केवल निराशा ही हाथ लगी और 73 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई। एक यहाँ पे फैक्ट बन जाता है दोस्तों कि जो चुनाव हुए, चलो कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई, लेकिन ये बात होता है कि सबसे ज़्यादा जो चुनाव हुए वो कहाँ से चुनकर आए। तो ध्यान रखना, संयुक्त प्रांत जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ से सर्वाधिक 55 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, और सबसे कम जो आए थे, जहाँ पे इस बार इलेक्शन होने वाला है आसाम से, वहाँ से 8 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। सही, तो निर्वाचित का बता दिया आपने, मनोनयन का बता दो। देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि भेजे गए थे वो मैसूर से भेजे गए थे, जबकि हैदराबाद ने तो कोई प्रतिनिधि ही नहीं भेजा था मनोनीत करके। तो मैंने आपको चुनाव का परिणाम बता दिया। चुनाव के परिणाम में निर्वाचित सदस्य सबसे ज़्यादा यूपी यानी आज उस समय का संयुक्त प्रांत से, सबसे कम आसाम, और मनोनीत में सबसे ज़्यादा आसाम मैसूर से ही आए थे 7, और हैदराबाद से तो कोई भी नहीं आया। आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चुनाव हुआ तो चुनाव में मनोनीत निर्वाचित दोनों थे। अगर जब ये देखा गया कि निर्वाचित जो चुनाव हुए सबसे ज़्यादा कहाँ से आए, तो यूपी आज के यानी उस समय का संयुक्त प्रांत से 55 और आसाम से 8 प्रतिनिधि मैक्सिमम निर्वाचित हुए थे। मनोनीत में मैसूर के राजा प्रमुख ने 7 भेजे, जबकि हैदराबाद से किसी ने भेजा ही नहीं। ये आपको एक फैक्ट, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप देखो कि हार से जिन्ना जी जो है दोस्तों, जिन्ना जो है वो नाराज हो गए। अगर आप देखो इस हार से जिन्ना नाराज हो गया और उसको लग गया कि भाई अब तो कांग्रेस की ही बल्ले बल्ले है। भैया कांग्रेस 208 सीट पर है तो भाई उसका ही दबदबा रहेगा संविधान में। इसीलिए उससे इसने नाराज होकर दोस्तों वहां पे हिंसा की गतिविधियों को बढ़ा दिया, और 16 अगस्त 1946 को दोस्त उसने क्या कर दिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया, डायरेक्ट एक्शन दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब होता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब लड़ना होगा। अब क्या करेंगे, हम लड़के लेंगे पाकिस्तान, कि अब कुछ नहीं होगा, अब कांग्रेस ही हर जगह होगी। अब जिन्ना ने कहा कि अब लड़के लेंगे पाकिस्तान लड़ना है तो अब एक्शन करना होगा। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब होता है कि सीधी की सीधी हिंसा करना। जहां जहां इनकी सरकारें थीं, बंगाल के एरिए में और उत्तर पश्चिम के सिंध, वहां पे इन्होंने हिंसा शुरू कर दी। जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको मारा गया, उन्हें काटा गया, हिंसा शुरू कर दी गई। यही है डायरेक्ट एक्शन डे। जब दिखा कि भैया अब हमारी दाल नहीं गलेगी तो हिंसा शुरू कर दो। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो एक कट्टर मुसलमान थे, किसके लिए, देश के लिए। कट्टरता उनकी सांप्रदायिकता की नहीं थी जैसे जिन्ना ने, उन्होंने इसको काला दिवस कहा है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको लिख लेते हैं कि भैया प्रत्यक्ष एक्शन डे कब मनाया गया। मनाने के पीछे का कारण जिन्ना की खींच थी। ठीक है, तो आइए इसको भी लिख लिया जाए। तो आपको पता चल गया होगा जिन्ना की खींच से क्या हुआ, ये ध्यान रखना है। 16 अगस्त को क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कब मनाया गया, क्या था, मैंने बता दिया। और काला दिवस किसको कहा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, तो ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक प्रश्न आता है अंबेडकर जी को लेकर दोस्तों, कि अंबेडकर जी का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था कहाँ से हुआ था। देखो, अंबेडकर जी का शुरुआती दौर में विभाजन से पूर्व जो है जो निर्वाचन है वो जेसूर कुलना क्षेत्र, बंगाल, उस समय का बंगाल यानी वो वाला बंगाल जो कि आज बांग्लादेश है, वो क्षेत्र था। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, पश्चिम बंगाल से कट के जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था,
वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया। तब फिर उनको सीट बदलनी पड़ी और फिर उसके बाद बम्बई की सीट आई। बम्बई की सीट में भी ये सीट से, जब मुंबई की सीट उस समय कांग्रेस के एम.आर. जयकर होल्ड करे हुए थे, तो उन्होंने इनके लिए सीट को छोड़ दिया और फिर उसके बाद अंबेडकर साहब उस पे आए। तो पूछा जा सकता है विभाजन से पूर्व कहाँ से वो थे, तो विभाजन से पूर्व वह क्षेत्र पूरी पाकिस्तान की खुलना सीट से थे, लेकिन विभाजन के बाद कहाँ से आए वो, तो क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान वाला लोग चले गए, सीट खाली रह गई, तो फिर वो जो है महाराष्ट्र के यानी बम्बई से, पुणे जो है वहाँ से आए थे। आइए इस जानकारी को भी लिख लिया जाए। ठीक है, मैंने ऊपर की आपको बातें बता दी हैं, अब इस जानकारी को भी लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया विभाजन से पूर्व कहाँ से थे और विभाजन के बाद। विभाजन से पूर्व वो चेसूर, खुलना, बंगाल, उस समय बंगाल, लेकिन विभाजन होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश में चला गया। और बाद में पुणे, मैंने बम्बई इसलिए लिखा, आपको महाराष्ट्र में लिखा, उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, महाराष्ट्र नाम का कुछ नहीं था, उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पुणे के कोष्टक में आपके ब्रैकेट में बम्बई लिखा हुआ है। तो एम.आर. जयकर का स्थान पूछा जाता है कि किसके स्थान छोड़ने पर अम्बेडकर जी आए थे, तो एम.आर. जयकर के स्थान पे। और कहाँ से आए थे विभाजन के बाद, आप विभाजन के बाद देखें तो विभाजन के बाद कहाँ से थे, ये दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक नोट याद रखना कि महात्मा गांधी और जो जिन्ना जो सांप्रदायिक दंगे करवा रहे थे, वो दोनों संविधान सभा के कभी सदस्य नहीं रहे, परंतु जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू संविधान सभा के सदस्य बने, चुनाव जीते, परंतु बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसीलिए ध्यान रखना, आपको पूछा जाए निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, तो उसमें गांधी और जिन्ना नहीं होंगे, लेकिन बाद में जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू भी जब इस्तीफा दे दिए तो वो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाएंगे। हालांकि तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जी संविधान सभा का सदस्य हो चुके थे, सदस्य बनने के बाद मतभेद होने का उन्होंने स्थान अपना रिक्त कर दिया, इस्तीफा दे दिया। आइए इस बात को भी लिख लिया जाए। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी संविधान सभा के कभी सदस्य नहीं रहे हैं ये लोग, जबकि संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा, ये दो वर्ड याद रखना। ये लोग संविधान सभा के सदस्य तो रहे बट अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, जबकि गांधी और जिन्ना तो सदस्य ही नहीं थे, तो इस्तीफा कहां से देंगे, है ना, ये बात ध्यान रखना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब कांग्रेस की क्या मांग थी कि संविधान सभा बना दो और हमारी अंतरिम सरकार भी बना दो। अंतरिम सरकार की बात कोई नहीं मान रहा था, लेकिन पहली बार कैबिनेट मिशन ने कहा ठीक है अब हम आपकी अंतरिम सरकार भी बनवा देंगे। यानी पहली बार किसने स्वीकार किया अंतरिम सरकार की मांग, वो थे कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में कांग्रेस की इस बात को मांग को स्वीकार कर लिया गया कि अब आपकी एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनेगी। सोचिए अब सरकार बन गई, इसका मतलब साफ है कि अब अंग्रेजों के दिन ज्यादा समय तक रहने वाले नहीं थे, संविधान सभा भी बनेगी और सरकार भी बनेगी। तो आइए इसको लिख लिया जाए। सरकार का मतलब समझ गए, अंतरिम पहली बार, ताकि अब सरकार बनेगी, हमारा भी हेल्थ मिनिस्टर होगा, हमारा भी एजुकेशन मिनिस्टर होगा, हमारा भी एक लेबर मिनिस्टर होगा, हमारे भी कानून मंत्री होंगे। सोच लो आप, अब सरकार बनेगी हमारी। तो किस मिशन के द्वारा या किस आयोग के द्वारा स्वीकार किया गया, तो वो है कैबिनेट मिशन के द्वारा। मैंने आपको बताया दो बड़ी बातें थी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो प्रावधान में, ये बात आप इसको रख लीजिए। पहली बात तो आपको पता है संविधान सभा की बात हो गई थी। संविधान सभा के उन्होंने फॉर्मूले दिए, 389 सदस्य, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतों का निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे, कैसे कैसे चुनाव होंगे, वो पूरा प्रोसेस समझाया। फिर उसके बाद कहा कि अब आपकी अंतरिम सरकार की मांग भी हम स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब सरकार में कितने सदस्य थे, क्या थे दोस्तों, ये सब अब हम जो है हम बातें अब अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप लोग रिवीजन करते रहिए। थोड़ा सा समय का अभाव चल रहा है, समय नहीं मिल पा रहा, व्यस्तता कहीं और लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, चलते चलते ही करना पड़ता है, भी होता है रास्ते में कहीं पर भी करना पड़ता है।
ठीक है, धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे चीज़ों को और बढ़ाया जाएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे लिंक उपलब्ध है, आपको उस पर पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे आया। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, जिससे हमें और अच्छा थ्रस्ट मिले, बूस्ट मिले और हम और मेहनत कर सकें। आपका प्रयास हमारी उत्साह को बढ़ाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं चीज़ों को बढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।